Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in commerce GG SSS Gangwa Hisar. We are going to study about chapter 9.2 12th business study. Chapter name Capital Structure, Meaning and Determinants. Today's topic financial leverage and financial risk and trading on equity. And last topic is factor affecting the choice of capital structure. Please student listen attentively and prepare notes for future. So let's begin. Today first topic financial leverage and financial risk. Financial leverage means वित्तीय leverage. पूंजी ढांचे में समता अंश पूंजी के साथ साथ स्थायी लागत पूंजी होती है ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी, यानी कि जो बोरोव्ड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसको स्थायी लागत पूंजी कहती है। जब इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ बोरोव्ड कैपिटल या फिक्स कॉस्ट कैपिटल यूज की जाती है तो उस स्थिति को फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। वित्तीय निवेश बढ़ने से कंपनी की कुल पूंजी में सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ता है। परिणाम स्वरूप कुल पूंजी लागत कम हो जाती है और कंपनी लाभ कमाने की स्थिति में होती है। सेकंड आता है फाइनेंशियल रिस्क। क्या होता है? वित्तीय जोखिम। स्थायी लागत पूंजी के उपयोग से कंपनी पर वित्तीय लागतों के भुगतान का बोझ बढ़ जाता है, यानी कि जो स्थायी लागत पूंजी आपने यूज की है उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ऐसी कंडीशन में फर्म के ऊपर जो फिक्स कॉस्ट है उसको पेमेंट करने का बोझ बढ़ जाता है। अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो स्थायी लागत जो पूंजी यूज करती है तो इससे वित्तीय लागतों का भुगतान न करने के कारण कई बार वित्तीय जोखिम उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अगर वित्तीय लागत ज़्यादा है, स्थायी जो पूंजी है उस पर ब्याज और डिविडेंड ज़्यादा पे करना है और कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है तो कंपनी के ऊपर एक तो जोखिम बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर कंपनी टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाती है तो जो डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी पर अपना ब्याज या डिविडेंड लेने के लिए या अपनी पूंजी वापस करने के लिए कोर्ट में केस भी फाइल कर सकती है। तो देखो वित्तीय लीवरेज 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। इसका अभिप्राय एक व्यवसाय के आय प्रवाह में स्थायी व्ययों के शामिल होने से है। स्थायी व्यय इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इन द इनकम स्ट्रीम ऑफ ए बिजनेस। नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। इसका अभिप्राय एक व्यवसाय द्वारा स्थायी वित्तीय लागतों के भुगतान करने योग्य न होने के कारण, यानी कि भुगतान न करने योग्य होने के कारण जोखिम होता है। इट्स रेफर टू द रिस्क ऑफ नॉट एबल टू कवर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट बाय ए बिजनेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको कहा जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ब्याज एवं कर से पूर्व आय क्या होती है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT व्यवसाय का वो लाभ होता है जिसमें से सभी ब्याज और कर की राशियां घटानी शेष है, यानी कि अभी तक इसमें से ना ही तो टैक्स ना ही तो इंटरेस्ट लेस किया है और ना ही टैक्स लेस किया है। इसे व्यवसाय का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहती है। कई बार आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कहती है। ये व्यवसाय की लाभ उपार्जन क्षमता का सूचक होता है। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का सूचक होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 कंपनियों की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 करोड़ एंड 10 करोड़ रुपीज है, जबकि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 करोड़ और 4 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ दोनों कंपनियों की EBIT के आधार पर कहा जाएगा कि दूसरी कंपनी लाभ उपार्जन करने की क्षमता ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है 8 करोड़ लगाकर 5 करोड़ रुपए कमा रही है, ये 10 करोड़ रुपए लगाकर 4 करोड़ कमा रही है। नेक्स्ट है
ये छोटे छोटे जो पॉइंट है जो बता रही हूँ, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपकी। अर्निंग पर शेयर क्या होती है, अर्निंग ईपीएस, EBIT, ये भी आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। इसकी फुल फॉर्म जितनी भी ये छोटी लिखी हुई है फुल फॉर्म लिखनी होती है, इनकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आती है। EBIT में से ब्याज व कर घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे कहा जाता है EAIT। EAIT का मीन्स होता है अर्निंग अवेलेबल अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अर्निंग आफ्टर, यहाँ क्या था बिफोर था, यहाँ क्या आ गया आफ्टर। इसे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें से टैक्स लेस हो चुका है, क्योंकि कर के भुगतान से पहले ब्याज का भुगतान हो चुका है। अर्निंग AT में अर्निंग आफ्टर टैक्स में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, अगर है तो उसको घटाया जाता है। इस प्रकार जो राशि बचती है वो किसके लिए अवेलेबल होती है, इक्विटी शेयर के लिए। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसी आधार पर EPS ज्ञात की जाती है, यानी कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की जाती है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसे हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अब आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर का एनालिसिस करेंगे। तो देखो इस विश्लेषण से आपको ये पता लगाया जा सकता है कि निश्चित अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स स्तर पर दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के विभिन्न मिश्रणों का अर्निंग पर शेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे हम निकालेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है इसकी एक टेबल बनाकर एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है EBIT और EPS में विश्लेषण, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर के एनालिसिस करेंगे हम एक एग्जांपल लेकर। तो ये हमने एक टेबल बनाई है और हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ये लिया है जैसे कि 2 कंपनी है, ठीक है, 2 कंपनी है, एक X कंपनी और एक Y कंपनी है। हमने अभी जिक्र किया था कि जब हम EBIT करते हैं यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है, जो आपकी इक्विटी कैपिटल होती है, इक्विटी कैपिटल के साथ साथ जो बोरोव्ड कैपिटल होती है उसको यूज करके कंपनी जो है अंशधारियों की आय में वृद्धि करती है। तो इस तरह से इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी कैपिटल प्लस फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करके कंपनी मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करके कंपनी अंशधारियों की इनकम को इंक्रीज करती है। तो इस तरह इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जब कंपनी की फेवरेबल कंडीशन हो मार्केट में और जब कंपनी के लिए मार्केट में अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो हम दोनों कंडीशन में समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे सामने 2 कंपनी है, एक कंपनी है X कंपनी और दूसरी है Y कंपनी। ये रुपीस दे रखे हैं और दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि दोनों ही कंपनियों में 10-10 लाख रुपीस कैपिटल लगी हुई है, 10-10 लाख कैपिटल लगी हुई है। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। तो X कंपनी में ने केवल इक्विटी शेयर कैपिटल ही लगाई है, ठीक है, और Y कंपनी ने 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल लगाई है। 10% डिबेंचर, X कंपनी ने कोई डिबेंचर यानी कि बोरोव्ड कैपिटल जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है वो X कंपनी ने यूज नहीं की है, और Y कंपनी ने 6 लाख रुपए जो है बोरोव्ड कैपिटल यूज की है। यानी कि यहाँ पर जो Y कंपनी है वो क्या कर रही है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बिजनेस कर रही है, यानी कि वो इक्विटी कैपिटल भी यूज कर रही है और फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल में क्या क्या आते हैं आपके, डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस
शेयर आते हैं, तो इसको कहा जाता है फिक्स कॉस्ट कैपिटल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्स कंपनी जो है ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल पे बिजनेस कर रही है, इसने बोरोड कैपिटल या फिक्स कॉस्ट कैपिटल यूज नहीं की। जबकि जो वाई कंपनी है इसने 4 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर कैपिटल लगाया और 6 लाख के बोरोड कैपिटल है यानी कि डिबेंचर। तो इस प्रकार दोनों कंपनी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो वाई कंपनी है, वाई कंपनी जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बिजनेस कर रही है, यानी कि इक्विटी कैपिटल के साथ साथ बोरोड कैपिटल को यूज करके या फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करके अपने अंशधारियों की इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। और आप ये लायबिलिटी साइड है, आप देखोगे तो दोनों की कैपिटल सेम है 10-10 लाख रुपए। अब हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए दोनों ही जो कंपनीज है उनको 2-2 लाख रुपए के क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसको हम एक और टेबल की हेल्प से करेंगे। मान लेते हैं हमने एक टेबल बनाई है, इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईपीएस के एनालिसिस करेंगे। एक्स कंपनी, वाई कंपनी, दोनों की कैपिटल कितनी लगी हुई है, 10-10 लाख रुपए लगी हुई है। ठीक है, अब देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक्स कंपनी का भी कितना है, 2 लाख रुपीस है और वाई कंपनी का भी 2 लाख रुपए है। इंटरेस्ट, अब देखो एक्स कंपनी है उसने तो कोई भी बोरोव्ड कैपिटल नहीं ली, तो एक्स कंपनी को कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। जबकि वाई कंपनी ने 6 लाख रुपए के डिबेंचर ले रखे हैं तो 60,000 रुपए एक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो अर्निंग आफ्टर कितनी आ जाएगी, अर्निंग आफ्टर जो है अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट लेस हो गया यहाँ पर क्योंकि ये आई कम हो गया इंटरेस्ट लेस होने के कारण, अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया एक्स कंपनी की 2 लाख और वाई कंपनी की 1,40,000। अब टैक्स है 30%, कंपनी पर दोनों पर सेम रेट से लगेगा, टैक्स लगेगा 2 लाख पे 30%, 60,000 टैक्स लग गया और इस पे 140 पे लग गया, ठीक 30% टैक्स तो 42,000। तो अब कंपनी के पास कितना बच गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स पे करने के बाद अभी अमाउंट बच गया एक्स कंपनी के पास तो 1,40,000 और वाई कंपनी के पास 98,000 बच गया। अब देखो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर आप यहां देखोगे तो एक्स कंपनी है उसमें कितने 10 लाख रुपए की कैपिटल, केवल इक्विटी लगी हुई है, 10 रुपए का शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैसे निकालोगे, जितने हमारी कैपिटल है, ठीक है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10 रुपए है तो ये 1 लाख शेयर नंबर ऑफ शेयर होगी। ठीक है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर हो गए और इसमें जो वाई कंपनी में 4 लाख की कैपिटल लगाई थी, फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी की 10 रुपीज, तो यहाँ हो गए 40,000 के ये हमारे शेयर हो गए। तो अब देखो कंपनी अर्निंग पर शेयर कितनी कमा रही है, इसका हमने अभी किया है फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम एक्स कंपनी का करते हैं, एक्स कंपनी का अगर करेंगे तो हम यहां कर लेते हैं एक्स कंपनी का। ठीक है, एक्स कंपनी की जो इनकम कितनी है, अर्निंग आफ्टर 1,40,000। ठीक है, और नंबर ऑफ ये लिए हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,40,000 है और नंबर ऑफ शेयर कितने 1 लाख रुपीज, तो कितना आ जाएगा 1.40, तो कितनी आई है इसकी 1.40 पैसा पर शेयर अर्न कर रही है। और अगर हम इस कंपनी को देखें, वाई कंपनी को देखें तो इसकी अर्निंग कितनी है 98,000। अगर यहां देखें वाई कंपनी की तो अर्निंग आफ्टर जो है अर्निंग है 98,000। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है 40,000। तो अगर इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसकी पर शेयर अर्निंग आती है 2.45 रुपीज। जब ये कंडीशन हम कर रहे हैं जब मार्केट की जो कंडीशन है वो कंपनी के फेवर में है, यानी कि तेजी का समय कह सकते हो या ये कह सकते हो कि जो है कंपनी की फेवरेबल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती हो या मार्केट की कंडीशन कंपनी के फेवरेबल होती है तो कंपनी इक्विटी कैपिटल के साथ साथ
आपकी बोरोड कैपिटल यूज करके अपने शेयर होल्डर की अर्निंग जो है ये देखो डबल कर सकती है। अगर यहाँ देखेंगे तो एक्स कंपनी ने केवल इक्विटी कैपिटल है तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है 140, जब फेवरेबल कंडीशन है तभी 140 यूज कर रही है 1.41 यानी कि ₹1.40। और वाई कंपनी देखो बोरोड कैपिटल को यूज करके अर्निंग जो है इसने पर शेयर अर्निंग 2.45 पैसा इंक्रीज कर दी है, यानी कि इससे डबल हो गई है। ये कंडीशन कब थी? जब मार्केट की कंडीशन फेवरेबल हो। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मार्केट की कंडीशन अब अनफेवरेबल है और दोनों ही कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 80,000 हो रहा है। पहले कितना हो रहा था? 2-2 लाख रुपए हो रहा था, अब हो रहा है 80,000 प्रॉफिट हो रहा है। जब 80,000 प्रॉफिट हो रहा है तब देखते हैं इनकी अर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं इसी टेबल के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ये यही लिख देती हूं मैं इसके साथ। ये हमारी थी फेवरेबल कंडीशन वाली, ये फेवरेबल, और ये अब जो समझाऊंगी ये है अनफेवरेबल कंडीशन की, यानी कि इस कंडीशन में कंपनी को प्रॉफिट अब बहुत कम होता है। तब क्या होता है? तो देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? दोनों कंपनी को 80,000 हो रहा है, हमने लिख लिया, दोनों का सेम ही हो रहा है। अब देखो इंटरेस्ट, एक्स कंपनी के पास तो कोई बोरोवर नहीं है, यानी कि कोई इसने बोरोड कैपिटल नहीं ले रखी, तो कोई भी ये इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। जबकि ये जो वाई कंपनी है इसको तो देखो फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, तो इसको तो 60,000 इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आ जाएगी? एक्स कंपनी की तो 80,000 रहेगी और वाई कंपनी की कितनी बच जाएगी? 20,000। अब आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आ गई। अब टैक्स है 30%, 30% 80,000 का 30% कितना आ जाएगा? 24,000 आ गया, ठीक है। और इसमें 20,000 का कितना आ जाएगा? 20,000 का 30% आ जाएगा 6,000। तो ये टैक्स लेस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच जाएगा? इस कंपनी का तो बच जाएगा, एक्स कंपनी का 56,000, ठीक है। और वाई कंपनी का बच जाएगा ओनली 14,000 प्रॉफिट बच जाएगा। नंबर ऑफ शेयर आपको पता है कोई चेंज नहीं होते, इसके कितने हैं? 1 लाख ही रहेंगे और इसके 40,000 ही रहेंगे। अब देखो, अब हम करते हैं अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। एक्स कंपनी का निकालते हैं पहले। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है? कंपनी की है 56,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो कितना आ गया? 0.56, यानी कि कंपनी कितना अर्न कर रही है? 0.56 पैसा जो है अर्न कर रही है, जब कंपनी के सामने मार्केट की कंडीशन अनफेवरेबल है। अब हम लेते हैं वाई कंपनी का। वाई कंपनी में क्या है? देखो वाई कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 14,000 है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 40,000। तो कंपनी कितना अर्न कर रही है? 35 पैसा, यानी कि यहां पर कंपनी 35 पैसा अर्न कर रही है। तो अभी देखो दोनों कंडीशन, जब कंपनी के सामने मार्केट की कंडीशन अनफेवरेबल होती है, यानी कि अनुकूल ना हो, तो आप अगर इक्विटी कैपिटल के साथ साथ बोरोड कैपिटल यूज करोगे तो पर शेयर अर्निंग जो है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। और इनकी अर्निंग जो है इससे थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि इनके इक्विटी कैपिटल है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, जब मार्केट की कंडीशन फेवरेबल होती है तो आप इक्विटी कैपिटल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करके शेयर होल्डर की इनकम यानी कि अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकते हो। और जब मार्केट की कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब अगर आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बिजनेस करते हो, यानी कि इक्विटी के साथ साथ अगर आप फिक्स कॉस्ट कैपिटल यूज करते हो, तो पर शेयर अर्निंग जो है बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी। इनका कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बिजनेस करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान से करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके मार्केट की कंडीशन कैसी है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस इसी से पता चल जाता है
कि अगर जब कंपनी निरंतर इनकम हो रही हो, कंपनी की कॉन्टिन्यूस इनकम हो रही हो, तो कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बिजनेस करना चाहिए। सेकंड, कंपनी को ये देखना चाहिए कि उसकी अगर इनकम उसके इंटरेस्ट से ज्यादा, जैसे इस कंडीशन में उसकी जो इनकम है वो इंटरेस्ट से ज्यादा दुगनी हो रही है, तब कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बिजनेस करना चाहिए। तीसरा ये है, जब कंपनी के पास ऋणदाताओं को प्रतिभूति के रूप में देने के लिए अगर कंपनी के पास फिक्स कॉस्ट अच्छी है, यानी कि जितना आपने फिक्स कॉस्ट कैपिटल रेज की है उससे अगर कई गुना या 2 गुना ज्यादा अगर आपके पास फिक्स एसेट्स है, तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बिजनेस करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है, तीनों कंडीशन कौन सी है? जब निरंतर आय नहीं हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि जब आपकी इनकम जो है वो इंटरेस्ट से कम है तब, या फिर आपके पास फिक्स एसेट्स कम है। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो ये था इसकी लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको आप ये जो है आप इसको कह सकते हो सिग्निफिकेंस, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि लिमिटेशन, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन जो है लागू नहीं हो रही है। इनकम भी कंटिन्यूस नहीं हो रही है, एसेट्स भी नहीं है, और इनकम भी देखो उसके इंटरेस्ट से और टैक्स से बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि इक्वल के आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर सब कुछ फेवर में है, तो कंपनी जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे बिजनेस करके प्रॉफिट जो है या पर शेयर इनकम जो है कंपनी इंक्रीज कर सकती है। टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि पूंजी के ढांचे को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, या ऐसे घटक जब आप पूंजी ढांचे का निर्माण करते हो तो कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनको याद रखना चाहिए या ध्यान में रखने चाहिए। तो पूंजी ढांचे निर्णय के अंतर्गत दीर्घकालीन स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है और इसके अनुकूलतम अनुपात से अनुकूलतम पूंजी ढांचे का निर्माण होता है। तो यदि कंपनी की जो ये कंपनी की एक टाइप से रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि इस पर ईपीएस अधिकतम होता है, तो आपको जो भी पूंजी ढांचा जब भी आप चयन कर रहे हो तो इससे रिलेटेड कुछ घटक या एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन, रोकड़ प्रवाह स्थिति। पूंजी ढांचे का चयन करते समय भविष्य में रोकड़ की स्थिति का ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि रोकड़ की स्थिति बहुत अच्छी होने पर ही ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए। अगर रोकड़ की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड है ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये अनुपात हमें ये बताता है कि ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि ब्याज की राशि से कितने गुने, यानी कि आप जो ब्याज पेमेंट कर रहे हो उसके लिए आपके पास जो अमाउंट है वो ब्याज से कितना ज़्यादा गुना है। ये अनुपात आपका जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अधिक होने की संभावना होगी, यानी कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है और उतनी ही ज़्यादा आप ऋण पूंजी को प्रयोग करने की क्षमता रखते हो। तो इसका फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ICR मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो इसके द्वारा हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं। तो यानी कि ये अनुपात कैसा होना चाहिए, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आप ज़्यादा ऋण यूज कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा है ऋण भुगतान आवरण अनुपात। थर्ड जो पॉइंट है ऋण आवरण अनुपात, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। तो ये जो कवरेज रेशो है ये ब्याज आवरण अनुपात की कमी को दूर करता है, क्योंकि इससे कंपनी की रोकड़ की स्थिति भी स्पष्ट होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ जो आपने किए हैं डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया है, प्लस इंटरेस्ट और प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन।
तो इसके अंदर पहले जो ICR था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर हमने केवल इंटरेस्ट ही लिया, जबकि ये उससे थोड़ा एडवांस है। इसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है और जो आपने पेमेंट किया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया है, वो भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस अनुपात से रोकड़ में किए जाने वाले भुगतान, जैसे कि हम इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट और जो मूल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, तथा उनके लिए उपलब्ध रोकड़ की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी जितना अधिक होता है, कंपनी की ऋण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, पूंजी ढांचे में अधिक ऋण का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ROI के नाम से भी जाना जाता है। एक कंपनी की विनियोग पर आय दर जितनी ज्यादा होगी, यानी कि जितना उसने पैसा लगाया है उस पर आय जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही कंपनी अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती है। फॉर्मूला है इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कंपनी की ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर भी निर्भर करती है। यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो कंपनी ज्यादा ऋण पूंजी का प्रयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। टैक्स रेट, कर की जो दर होती है, टैक्स की रेट होती है, ऋण की लागत को प्रभावित करती है। कर की दर जितनी अधिक होगी, ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाएगी। इसका कारण यह है कि ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्चा मानकर लाभों में से घटाया जाता है। इस कारण से इंटरेस्ट की रेट जितनी ज़्यादा होगी, टैक्स की रेट जितनी ज़्यादा होगी, ऋण पूंजी उतनी आपके लिए सस्ती लगेगी। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान ले एक कंपनी 100 रुपीज़ का ऋण लेती है, ठीक है। ब्याज की दर इस पे कितनी है? 10। कर की दर कितनी है? 30। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जो भी आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होगा, उसमें से सबसे पहले हम ब्याज लेस करेंगे 10 रुपए, और 3 रुपए क्या लेस करेंगे? यानी कि ब्याज लेस कर देंगे। अगर मान लेते हैं अगर ये ब्याज नहीं करते तो हमें टैक्स किस पे देना पड़ता? 100 रुपीज पे। तो हमें कितना देना पड़ता? टैक्स 10 रुपीज देना पड़ता। बट अब हमने क्या किया, 100 में से ये 10 रुपीज जो है लेस कर दिए। तो अब जो है हमें कितने पे देना है टैक्स? तो हमें देना है 30%। अब हमें 90 रुपीज पे देना है। तो अब हमें देना पड़ेगा कम टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको करीब करीब 3 रुपए की जो है बचत हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है जितनी टैक्स की रेट ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए ये जो डेब्ट कैपिटल है वो सस्ती हो जाएगी। 7th है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। समतांश पूंजी की लागत ऋण पूंजी के प्रयोग से समतांशधारियों के जोखिम को बढ़ाती है। जो ऋण पूंजी है वो समतांशधारियों की लागत को बढ़ा देती है, जोखिम को बढ़ा देती है। ऋण पूंजी का प्रयोग एक लिमिट तक ही करना चाहिए। यदि इस लिमिट के बाहर जाकर ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाएगा तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इसके अंशों के बाजार मूल्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जब उधार ज़्यादा हो जाएगी कंपनी के सिर पे तो सीधी सी बात है कंपनी के जो शेयर है उसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाएगी और ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। इससे कंपनी को बचने की कोशिश करनी चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, निर्गमन लागतों का अभिप्राय उन खर्चों से है जो प्रतिभूतियों जैसे समता, ऋण, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पूंजी को इशू करते समय किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि चाहे आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को इशू करते समय जो जो खर्चा करते हो वो खर्चा आपका क्या कहलाता है? फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। इस खर्चे में कौन कौन सी आइटम आती है? देखो, अंडरराइटर को दिया गया कमीशन, दलाली, स्टेशनरी का खर्चा, और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स छपवाया है तो उस पे जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगी है उस पे जो खर्चा आया वो इंक्लूड किया जाता है और ये क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। ऋण पूंजी निर्गमन की लागत अंश पूंजी से कम होती है, क्योंकि अगर शेयर आप इशू करोगे तो उस पे ये ज़्यादा खर्चा आएगा और ऋण पूंजी की जो लागत होगी इससे समतांश पूंजी से कम होगी। इससे कंपनी ऋण पूंजी की ओर आकर्षित होती है।
जोखिम विचार, रिस्क कंसिडरेशन। व्यवसाय में दो तरह के जोखिम होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग जोखिम, ऑपरेटिंग रिस्क। इसको ऑपरेटिंग रिस्क को बिजनेस रिस्क भी कहा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग रिस्क किसे कहते हैं और बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना। और अब देखो, ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क, इसका अभिप्राय स्थायी ऑपरेटिंग लागतों से है, यानी कि फिक्स कॉस्ट से है। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे बिल्डिंग का आपने रेंट दिया है, सैलरी दी है, परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी दी है, या इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है, तो ये जो खर्चा होता है इसको हम ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क कहते हैं। इसका भुगतान न किए जाने के कारण कंपनी के सामने क्या क्रिएट हो जाता है? एक टाइप का रिस्क क्रिएट हो जाता है, और उस रिस्क को ही बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क कहा जाता है। सेकंड टाइप का रिस्क जो है वो है फाइनेंशियल रिस्क। इसका अभिप्राय वित्तीय भुगतान। वित्तीय भुगतान कौन से? जैसे ब्याज, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, और जो इनका प्रिंसिपल अमाउंट है उनको वापस पे करना। अगर कंपनी वायदे के अनुसार इसको टाइम पर पे नहीं करती है तो आपको पता ही है कि ये डिबेंचर होल्डर और ये कंपनी पर क्या कर देंगे? केस फाइल कर देंगे, जिससे कंपनी पर जो है एक टाइप का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क जो है क्रिएट हो जाएगा। तो व्यवसाय का कुल जोखिम जो होता है इन दोनों तरह के जोखिमों पर ही निर्भर करता है। अब इन दोनों में से एक को तो आपको कम रखना ही पड़ेगा। यदि व्यवसाय में ऑपरेटिंग जोखिम कम है तो वित्तीय जोखिम को सहन किया जा सकता है, अर्थात अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर ऑपरेटिंग रिस्क आपका ज्यादा है तो आपको ऋण पूंजी का प्रयोग करके उत्पन्न होने वाले जोखिम, यानी कि जो फाइनेंशियल जोखिम है, फाइनेंशियल रिस्क है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी ढांचे में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ लोचशीलता का अभिप्राय इस बात से है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से कम किया जा सके और बढ़ाया जा सके। व्यवसाय में पूंजी को कम करना केवल ऋण पूंजी और पूर्वाधिकारांश पूंजी की दशा में ही संभव है। यानी कि अगर आपने ऋण पूंजी ले रखी है और आपके पास फेवरेबल कंडीशन है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आप ऋण पूंजी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिटर्न कर सकते हो। यदि किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी हो तब इन दोनों का ही भुगतान किया जा सकता है। दूसरी ओर मान लेते हैं समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में संभव नहीं है, तो लोचशीलता के दृष्टिकोण से ऋण पूंजी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निर्मित करना या इसको यानी कि पे करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। पूंजी ढांचे का निर्माण करते समय या पूंजी ढांचे की सिलेक्शन करते समय आपको कंपनी के कंट्रोल को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान अंशधारियों के नियंत्रण, वर्तमान अंशधारी जो कंपनी पे कंट्रोल कर रही है वो प्रभावित ना हो। यदि धन एकत्रित करने के लिए समता अंशों को जारी किया जाता है तो इससे कंपनी के अंशधारियों में भी वृद्धि होगी और जिसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कंपनी के नियंत्रण पर पड़ेगा। अब कंपनी का जो नियंत्रण है, जो नियंत्रण करने वाले स्वामी हैं, उनकी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति को वर्तमान अंशधारी कभी भी पसंद नहीं करेंगे। दूसरी ओर अगर आप धन ऋण पूंजी के द्वारा एकत्रित करते हो तो कंपनी के नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऋणदाता होते हैं वो कंपनी के नियंत्रण में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते, या हम कह सकते हैं कि ऋणदाता के कारण कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप कंपनी के कंट्रोल को इफेक्ट नहीं होने देना चाहते हो तो आपको केवल ऋण पूंजी आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वैधानिक ढांचा। पूंजी ढांचा सरकारी नियमों से भी प्रभावित होता है। जैसे बैंकिंग कंपनियां केवल समतांश पूंजी का ही निर्माण कर सकती है, यानी कि केवल समतांश पूंजी ही निर्मित कर सकती है और किसी भी टाइप की प्रतिभूति सिक्योरिटी इश्यू नहीं कर सकती। इसी प्रकार अन्य कंपनियों के द्वारा भी वित्त व्यवस्था करते समय इनके लिए भी ऋण समता अनुपात निर्धारित किया जाता है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कुछ कंपनियों के लिए 2:1 का रेशो हो सकता है, 4:1, 6:1 का रेशो होता है,
तो इस रेशो के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट की कंडीशन। स्टॉक बाजार की स्थिति का अभिप्राय मंदी काल और तेजी काल से लिया जाता है। ये दोनों स्थितियों का इन दोनों स्थितियों का मंदी और तेजी का वित्त के स्रोतों के चयन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मंदी काल में अधिक जोखिम के डर से निवेशक समतांशों में विनियोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको यही अच्छा लगता है। मंदी है, मंदी के कारण ऋण में इसलिए नहीं लगाते, वो किसी कंपनी को उधार इसलिए नहीं देते कि उनको डर लगता है कि पैसा डूब ना जाए, तो इसलिए इक्विटी शेयर एक सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टर के लिए। दूसरी ओर अगर तेजी है काल है तो अधिक लाभ की उम्मीद से समता अंशों में विनियोग करना श्रेष्ठ होता है। कंपनियों को पूंजी बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखकर ही पूंजी स्रोतों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य कंपनियों का पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। वह उद्योग जिससे एक कंपनी संबंधित है उसके पूंजी ढांचे का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी जो कंपनी है, वैसी वैसी कोई और भी कंपनी होगी, तो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक उद्योग की सभी कंपनियां लगभग एक जैसा माल तैयार करती है, एक जैसी उत्पादन लागत होती है और एक जैसी ही टेक्निक पर निर्भर करती है और एक जैसी ही लाभदायकता भी रखती है। इसलिए सभी के पूंजी ढांचे का स्वरूप लगभग एक समान होना चाहिए। इसी आधार पर सभी उद्योगों के लिए अलग अलग ऋण क्षमता अनुपात प्रचलन में है। तो कंपनी को वित्त व्यवस्था करते समय रिलेटेड जो रिस्क होता है, उस जोखिम में प्रचलित जो ऋण क्षमता अनुपात डिसाइड है, या जो और कंपनी यूज कर रही है, या मार्केट की कंडीशन है, या जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, उन सबको ध्यान में रखकर ही आपको चूज करना चाहिए। तो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर का चुनाव करते हो तो इसमें किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक अगर आप कर देते हो तो वो कंपनी के लिए बहुत भारी हो सकता है। तो ये आज हमारा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है।